Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to cover a very famous post-colonial novel, Things Fall Apart, written by Chinua Achebe, and it is the debut novel of Chinua Achebe, who is a very famous Nigerian writer, and it was published in 1958. Let us know more about this novel through the help of this video. चिनुआ अचेबे का डेब्यू नॉवल है, ये फर्स्ट नॉवल है जो कि 1958 में पब्लिश हुआ था और ये दिखाता है प्री कॉलोनियल लाइफ को कि किस तरीके से कॉलोनियलिज्म से पहले नाइजीरिया में लोग रहा करते थे और उसके बाद जब यूरोपियंस आ गए इन लेट 19th सेंचुरी तो किस तरीके से उनकी लाइफ में चेंजेस आए. Always mention in your exam something about the writer. बहुत ही अच्छा रहेगा if you can learn the year of death and birth and nationality at least. Chinua Achebe was a Nigerian novelist and a critic who is regarded as the dominant figure of modern African literature. और उनकी फर्स्ट नॉवल तो है ही एक मास्टरपीस, थिंग्स फॉल अपार्ट, उसी की बात करें हम. दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ मैग्नम ऑपस. थिंग्स फॉल अपार्ट occupies a great role in African literature and remains the most widely studied, translated, and read African novel. It explores the impacts of the European culture on African society, and one sad thing about Chinua Achebe, he won many prizes, many awards, but never won the Nobel Prize in Literature. नॉवल की सेटिंग का टाइम देखते हैं और नॉवल का सेंट्रल कैरेक्टर है ओकोंक्वो and novel is set in late 1890s. The novel chronicles the life of Okonkwo, this person, and who is the leader of his community. Community का नाम है Igbo community. From the events leading up to the banishment from the community for accidentally killing a clansman. Okonkwo से accidentally एक मर्डर हो जाता है while just making a गन शॉट, उनसे एक मर्डर हो जाता है और उनको एग्जाइल कर दिया जाता है 7 years के लिए अपनी ही कम्युनिटी से. So to his return, and it addresses a particular problem of emergent Africa. जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो अमेरिकन्स आ गए. The intrusion in the 1890s of the white missionaries and colonial government into tribal Igbo society. तो वो जब ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी जहाँ का हीरो मैं था, जहाँ का लीडर मैं था, हम लोग अपने हिसाब से चलते थे, वहां पर कॉलोनियल गवर्नमेंट आ गई है और कॉलोनियल गवर्नमेंट ही है जो सब कुछ रन कर रही है और हमारी ट्राइबल इग्बो सोसाइटी को भी वही लोग देख रहे हैं, इसके रूल्स भी वही बना रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है. सो ही अपोजेस द कॉलोनियल रूल. ओकोंक्वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मेंबर थे अपनी विलेज के, काइंड ऑफ अ लीडर. सब लोग उनसे सजेशन लेते थे, उनसे पूछकर ही सारे काम किए जाते थे, सारे मेजर डिसीजंस लिए जाते थे. अलोंग विद दैट ही वाज आल्सो अ रेसलिंग चैंपियन एंड द नॉवल वाज प्रेज. बहुत तारीफ की जाती थी, इस नॉवल की जाती है इनफैक्ट, फॉर इट्स इंटेलिजेंट एंड रियलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइबल बिलीफ्स. ट्राइबल्स जो है किस तरीके के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, उनका साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है और साइकोलॉजिकली किस तरीके का डिसइंटीग्रेशन हुआ उनका विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश. जब ब्रिटिश आ गए तो किस तरीके से इन लोगों ने रिएक्ट किया, सब कुछ बहुत ही रियलिस्टिक फॉर्म में दिखाया गया है. इसी वजह से इस नॉवल को बहुत प्रेज किया जाता है. ओकोंक्वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह दिखाए गए हैं कि कोई इमोशंस नहीं है उनके अंदर. ही जस्ट वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. क्या रीजन है उसका? उसका रीजन ये है कि जब उनके फादर की डेथ हुई थी तो वो बहुत कर्ज में थे, बहुत डेट्स में थे, जो कि अनपेड था, जो कि ओकोंक्वो को पे करना पड़ा अपनी मेहनत से. और इस वजह से वो शेम फील करते हैं कि उनके फादर एक लेजी पर्सन की तरह जाने जाते हैं पूरी कम्युनिटी में. आई शुड बी नोन एज अ strong person. So his wrestling and his leadership roles are driven by his shame about his father who left a lot of debts unpaid. एक बार उनके एक नेबरिंग विलेज के एक पर्सन के हाथों इनके विलेज की एक फीमेल का मर्डर हो जाता है और उसके बदले में उस गांव को एक पनिशमेंट मिलती है कि वहां से एक बॉय को यहाँ पर लाया जाएगा एज अ रिवेंज, यू कैन से.
So Okonkwo is selected by the elders to be the guardian of Ikemefuna. उस बच्चे का नाम है Ikemefuna, a boy taken by the clan as a peace settlement between Umofia and another clan after Ikemefuna's father killed an Umofian women. Ikemefuna के फादर ने ही इस गांव की एक लेडी को मारा था और फिर Ikemefuna को यहाँ पर ले आया जाता है as a peace सेटलमेंट और उसकी देखभाल का काम ओकोंक्वो और उसकी फैमिली को दे दिया जाता है। ओकोंक्वो का खुद भी एक बेटा था जो लगभग इकेमेफुना की ही एज का था और जिसका नाम था एनवॉय। ओकोंक्वो को इकेमेफुना के साथ रहते रहते ऐसा फील होने लग जाता है कि वो उनका खुद का बेटा है, बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली द रियलिटी इज कि इकेमेफुना को तो यहाँ पर पनिश करने के लिए लाया गया है ना उनके फादर के मर्डरस एक्ट को, तो इकेमेफुना को भी मार दिया जाना है एक दिन, दैट इज डिसाइडेड। लेकिन किस दिन मारना है उसके लिए द विलेज विल वेट फॉर द ओरेकल, देवी देवताओं के आदेश का इंतजार करेंगे। इस विलेज के एक एल्डर हैं एज्यूडू, जो कि रिचुअल से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेते हैं। जैसे हम इंडिया में कहते हैं ना किसी चीज का मुहूर्त निकाला जाता है, तो मुहूर्त निकाला जाता है इकेमेफुना को मारने का। Unfortunately, a decision is made to kill the boy Ikemefuna, and one of the villagers, Ezedu, gives this message to Okonkwo. ओकोंक्वो को लेकिन एज्यूडू कहते हैं कि तुम अपने हाथ से मत मारना इस बच्चे को, क्योंकि ये बच्चा अपने अपने फादर की तरह तुम्हें देखता है, तुम्हारे अंदर अपनी फादर फिगर को देखता है, तो उस पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन तुम्हारे दिमाग पर भी साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज वी नो कि यू ऑल्सो ट्रीट दैट किड लाइक योर ओन चाइल्ड। लेकिन ओकोंक्वो को ऐसा फील होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैंने मर्डर नहीं किया तो आई विल बी कॉल्ड अ कॉवर्ड, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ हिज फादर्स लेजीनेस। उनके खुद के फादर काफी लेजी थे, वो उनकी लेगेसी को कैरी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि मैं ही मारूंगा, मैं दिखाऊंगा हिम्मत। सो ओकोंक्वो किल्स द बॉय हिमसेल्फ विद अ बिग नाइफ, अपने आप खुद ही मारते हैं। और यू कैन इमेजिन कि इस बच्चे पर कैसा असर पड़ा होगा उस मोमेंट पर। उस बॉय की डेथ के बाद, मर्डर के बाद आई शुड से, ओकोंक्वो की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। ऐसा लगता है कि द बॉयज डेथ इज लाइक अ बैड ओमेन, किसी बुरे शकुन की तरह आई है। आफ्टर द बॉय डाइज, ओकोंक्वो एक्सीडेंटली किल्स एज्यूडू's सन। ओकोंक्वो एक गन शॉट ले रहे होते हैं और उस गन शॉट में उनसे गलती से एज्यूडू के बेटे को गोली लग जाती है। एंड मर्डर इज अ मर्डर, क्राइम इज अ क्राइम। ओकोंक्वो को बैनिश कर दिया जाता है उस विलेज से 7 साल के लिए, और माना जाता है कि 7 साल में जो गॉड्स एंग्री हुए हैं वो गॉड्स पैसिफाई हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ओकोंक्वो 7 इयर्स के लिए अपने मामा के गांव में चले जाते हैं। उनके मामा का नाम था यूचेंडू। तो वहां जाकर भी बहुत मेहनत करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं और अपने आप को फिर से एस्टैब्लिश करवा लेते हैं। लेकिन उनकी विश थी कि अपने गांव में तो उनको वापस आना ही है। So during his exile, white missionaries arrive in the village. लेकिन जब तक उनका ये एग्जाइल था 7 साल तक का, तब तक इस गांव में बहुत सारे मिशनरीज आ गए जिन्होंने अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपने रिलीजन को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। When Okonkwo finally returns, the white men have thoroughly penetrated his विलेज। बिल्कुल अच्छे से विलेज के अंदर, विलेज के रिचुअल्स के अंदर, लोगों के माइंड और सोल तक के अंदर ये मिशनरीज और ये ब्रिटिश सिस्टम एंटर कर चुका था। Okonkwo is extremely angry with this new system, and he, along with the help of some other fellow people, destroys a Christian church, and they are arrested afterwards and are released by paying a fine. Some of the villagers, including Okonkwo, want to stage an uprising against the British. तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग मिलकर एक chaos situation create करना चाहते हैं, रिबेल करना चाहते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट। And Okonkwo even kills one of the white men, and after he does so, he realizes that the other villagers have changed too much and they will not fight the white men off. Okonkwo अकेले ही पर्सन है जो कि इतना गुस्सा है, इतना नाराज है इस न्यू सिस्टम से,
और इसके अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली उनको रियलाइज हो जाता है कि वो बहुत अकेले हैं, बाकी विलेजर्स ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है. Okonkwo is not able to tolerate this system. यू अंडरस्टैंड. आप कहीं के किंग की तरह एक्ट करते हैं, सारे डिसीजंस आपसे पूछ कर ही लिए जाते हैं और आपको अरेस्ट कर लेती है कोई गवर्नमेंट एंड यू हैव टू पे द फाइन टू बी रिलीज्ड. दैट मीन्स कि आपका स्टेटस कितना लोअर हो चुका है पहले से. ओकोंको इस स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और ना ही इस बात को कि कोई भी विलेजर भी तैयार नहीं है अपोज करने के लिए, रेवोल्यूशन करने के लिए, रिबेल बनने के लिए. तो वो अल्टीमेटली गिव अप कर देते हैं और अपने आप को हैंग कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं. Look at the irony in this novel. हैंग करना तो कॉवर्ड्स की निशानी मानी जाती है, नॉट ओनली इन दी कम्युनिटी ऑफ ओकोंको बट एवरीवेयर इन दी वर्ल्ड. और ओकोंको जैसे पर्सन ने अपने आप को हैंग किया. Let us see what happens further. At the end of this novel, a white commissioner, upon learning about Okonkwo's rebellion and suicide, notes that it will make an interesting paragraph in the book. अब देखिए, ये जो मिशनरीज हैं, जो ब्रिटिश हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा. वो कह रहे हैं कि ये इसकी सुसाइड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राइटिंग होगी पढ़ने के लिए. सो ही सेज कि वो अपनी बुक में इस इंसिडेंट के बारे में लिखेंगे अबाउट द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर निगर. ये लोअर क्वालिटीज के, लोअर लेवल के जो भी नीग्रोज हैं, इनकी लाइफ किस तरीके की है उसके ऊपर ये एक चैप्टर लिखेंगे और ओकोंको के सुसाइड को उसमें मेंशन करेंगे. This commissioner is not at all worried at the death of some person. He is thinking about glorifying himself and his culture by writing a book about this incident. एग्जाम्स में आपको थीम्स लिखने को भी आ सकती हैं. प्लीज नोट डाउन, दीज आर द 3 बेसिक थीम्स हियर. एक एक करके पढ़ेंगे. डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन. There are several themes in Things Fall Apart, and one is this destructive effect of colonization. Okonkwo's life starts to go downhill, downward, around the time when white men arrive. जब white लोग यहाँ पहुँचते हैं तो ओकोंको, ना सिर्फ ओकोंको बल्कि पूरे विलेज की लाइफ डाउनहिल होनी शुरू हो जाती है. He has barely settled into his exile before he learns that white men have already destroyed one of the other villages. वो जैसे ही एग्जाइल से वापस आते हैं उनको लगता है, उनको पता चलता है कि उनकी सेटलमेंट को तो डिस्ट्रॉय कर दिया वाइट लोगों ने. व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज ही फाइंड्स दैट द प्रेजेंस ऑफ वाइट मैन हैज spread a lot and they have already built a church and converted a number of villagers. तो इस तरीके से उनकी बेसिक सिविलाइजेशन और कॉन्को का जो विलेज था वहां का कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन. One more impact was the justice system. Justice system was completely taken over by British. Igbo people were living already in harmony, in peace, living with their rituals, their rules, their regulations. उनका अपना एक system था, and the white men reached there and started practicing their justice system. Not even that, they arrested even the leaders of the Igbo community and punished them. This was something which actually Okonkwo could not tolerate, that I used to act like a leader. I was the one who was the decision maker. How can somebody else's rules, regulations and law can be applied over me? तो इन लोगों ने आकर, ब्रिटिशर्स ने आकर सारे रूल, सारे रेगुलेशंस, पूरे जस्टिस सिस्टम को कैप्चर कर लिया और अपने कंट्रोल में कर लिया. एक और इम्पैक्ट जो पूरे विलेज पर हुआ, दैट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी. These missionaries started converting the people into Christianity by giving them this logic, that logic. The influence of Christianity does not destroy beliefs, it destroys families. सिर्फ एक बिलीफ की, सिर्फ एक रिलीजन की बात नहीं है, लेकिन एक फैमिली में लोग अलग अलग रिलीजन्स अडॉप्ट कर रहे थे तो फैमिलीज भी डिस्ट्रॉय हो रही थी. इवन ओकोंक्वो's own son Envoy converts to Christianity, resulting in his father disowning him. Other villagers who have converted end up disturbing some of the traditional religious rituals when the other tries to
कैरी ऑन विद लाइफ एज नॉर्मल। कुछ लोग अपने ही कल्चर को कैरी करना चाहते हैं, अपने रिलीजन को कैरी करना चाहते हैं, कुछ लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, तो पूरी सोसाइटी में एक तरीके के डिफरेंसेस आ जाते हैं विच अफेक्ट्स everyone in the community. So that is it for this part of the video. These are the all themes that you can mention in your exams. Along with that, you can mention the story as well. In case you did not understand something, please do write in comments. You may join the classes to cover all the topics in detail. Thanks a lot for watching. Best of luck for your exams, and please do not forget to share and subscribe the channel.